हेलो फ्रेंड्स। आज हम 26 जून 2025 का जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड न्यूज़ है वो डिस्कस करेंगे। अब देखो, कल ना 25 जून था। ठीक। अब 25 जून ना हिस्टोरिकल, बहुत हिस्टोरिकल डेट है ये 25 जून। और ये 25 जून को ना पहली बार 1975 में इंडिया में इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया था। तो ये मेंस से रिलेटेड आर्टिकल है थोड़ा। तो जब मैं मेंस वाले जो एडिटोरियल डिस्कस करूंगा ना, तब मैं इमरजेंसी के ऊपर ना, ये देखो, ये दोनों जीएस 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जीएस 1 में जो इंटरनल सिक्योरिटी वाला जो टॉपिक है ना अपने सिलेबस में, वहां से भी ये रिलेट करता है ये न्यूज। तो मैं एक बार 25 जून का जब मेंस का आर्टिकल डिस्कस करूंगा उस समय ये कवर कर लूंगा। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक जो भी प्रीलिम्स रिलेटेड न्यूज़ है। तो सबसे पहला न्यूज़ देखो, ये एक ना अभी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में जो एमओआरडी है, रूरल डेवलपमेंट, उसने सारे स्टेट्स को एक डायरेक्शन इशू किया है कि जो भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है ना, वहां पे एक क्यूआर कोड लगाने के लिए, जो भी जो रोड जो है ना पीएमजीएसवाई के अंडर में बने हैं, ठीक है ना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो भी रोड बने हैं, वहां पे क्यूआर कोड आप लगाना है। अब वो क्यूआर कोड से क्या होगा, जैसे क्यूआर कोड लगा हुआ है सपोज, अब आप उसको स्कैन करोगे, वहां से आप उसकी डिटेल्स लिंक ले सकते हो कि ये रोड कब बना, किसने बनाया, कौन कैसे बिड, इसका टेंडर इशू हुआ, ठीक है ना, और कौन सा मटेरियल, क्या सब स्टैंडर्ड मटेरियल, मतलब पब्लिक डोमेन में उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। दूसरी, सपोज आपको रोड पे पोर्ट होल्स दिख रहे हैं, खड्डे दिख रहे हैं, तो आप अपडेट कर सकते हो, और ये जो है ना रियल टाइम डेटा के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगा, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं कि अगर आप जियो टैगिंग भी कर सकते हो, एग्जैक्ट लोकेशन, जो प्रिसाइज लोकेशन है वो डायरेक्ट सिस्टम तक चला जाएगा। तो तीन काम यहाँ पे अगर आप देखो, तो एक तो रोड का डेटा को आप एक्सेस कर सकते हो, आप अपनी फीडबैक दे सकते हो, और इससे एक क्या है कि आप मॉनिटरिंग कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होगी, अकाउंटेबिलिटी तय होगी, ठीक है ना। तो ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 2000 में जब प्राइम मिनिस्टर थे, बीजेपी की तरफ से एनडीए की गवर्नमेंट थी, और अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको लॉन्च किया था। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, राइट। अब इसका जो ऑब्जेक्टिव था ना कि गांव में पक्की सड़क होनी चाहिए, ठीक है ना, जो गांव में पर्टिकुलरली रूरल इंडिया के लिए, नाम से ही लग रहा है ना, ग्राम सड़क योजना, तो ग्राम मतलब विलेजेस। तो गांव में जो हमारे जितना रूरल बेल्ट है ना, वहां तक पक्की सड़क, ऑल वेदर रोड की बात की गई थी, ठीक है ना। ऑल वेदर रोड का मतलब होता है पक्की सड़क। तो एलिजिबिलिटी क्या थी गाँव की, अगर प्लेन एरिया में गाँव है तो पॉपुलेशन 500 से ज़्यादा होनी चाहिए, और अगर हिल्स में है तो 250 से ज़्यादा लोग रहने चाहिए। हिल्स में या ट्राइबल एरिया में, ऐसा ऐसा कोई टेरेन है जो डिफिकल्ट टेरेन है, तो वहाँ पे 250 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। तो वहाँ पे वो जो है ग्राम सड़क योजना कि जो जो मतलब ये जो स्कीम है वो एलिजिबल है। डन। अब फंडिंग पैटर्न क्या था, पहले तो ऐसा था कि इसका जो पूरा का पूरा पैसा ना 100% सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी। पर 2015-16 के बाद क्या हुआ कि नॉर्मल स्टेट जो है ना, उसमें 60-40 का शेयरिंग होने लगा, सेंट्रल गवर्नमेंट 60% देती थी और स्टेट गवर्नमेंट 40 देती है। और नॉर्थ ईस्ट और जो हिमालयन स्टेट्स है, ठीक है ना, क्योंकि इनके पास सोर्स ऑफ इनकम कम है, तो 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 10% स्टेट गवर्नमेंट देती है, ठीक है ना। अब देखो इसमें चैलेंजेज है ना, अगर आप देखो तो ग्राम सड़क योजना में इसमें 4 फेजेज़ में इस पूरे स्कीम को ना 4 फेजेज़ में लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। अब वो देखो 4 फेजेज़ हालाँकि हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि 4 फेजेज़ कौन से हैं, क्या हैं, ठीक है ना। अगर आप ऐसे वैसे अगर इसको आप ध्यान से देखो तो 2000 में, 2013 में, 2019 में और 2024 में अलग-अलग ऑब्जेक्टिव के साथ ये 4 फेजेज़ जो हैं कंप्लीट किए। अभी जो चौथा फेज चल रहा है 2024 टू 2028, पर इसके साथ ना कुछ चैलेंजेज एसोसिएटेड है। वो क्या है कि देखो, कॉम्प्रोमाइज कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, ठीक है ना, ग्राम सड़क योजना में आपको जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है ना वो बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है। जो टेंडरिंग, जो टेंडर इशू होता है ना, अब हम क्या करते हैं, हमारी जो है ना लो कॉस्ट टेंडरिंग मेथोडोलॉजी है, मतलब जिसने सबसे लोएस्ट बिड किया है ना, हम उसको टेंडर दे देते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर किसी ने सबसे कम बिड किया है तो वो सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज करेगा, तो उस पे वापस यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो है वो सीधा सीधा इफेक्ट करेगा, ठीक है ना। उसके बाद हमारा मेंटेनेंस का जो है ना, अब 5 साल तक का पीरियड माना जाता था, ठीक है ना। तो 10 साल तक भी रोड नहीं चले, 5 साल तक भी नहीं चलती है, ठीक है ना। तो उसमें जो है वो जो कंस्ट्रक्शन हो गया उसके बाद उसको मेंटेनेंस के लिए कि कौन मेंटेन करेगा, एक बार पैसे रिलीज हो गए उसके बाद फिर इतना कॉन्ट्रैक्टर भी ध्यान नहीं देते। तो ये 3-4 जो है ना, ये जो मेन चैलेंजेस हैं इसके साथ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के साथ। अब देखो इसको इंटीग्रेट एक्चुअली इस पूरे जो क्यूआर कोड के थ्रू जो भी पूरा फीडबैक मैकेनिज्म है, ठीक है ना, डेटा एक्सेस है, जो ये सारा ना ई मार्ग सिस्टम के साथ ना इंटीग्रेट किया गया है। ये ई गवर्नेंस सोल्यूशन है, और ये भी क्या करता है, रूरल रोड मेंटेनेंस के लिए जो है उसको कैसे मॉनिटर करना है और मैनेज करना है उसके लिए ये प्लेटफॉर्म है। कॉन्ट्रैक्टर जो है यहाँ पे बिल सबमिट करते हैं, जो भी आपका इंस्पेक्शन वगैरह है सब इसके थ्रू कंडक्ट किया जाता है। तो ये हमारा पहला आर्टिकल था जिसमें हमारे लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इंपॉर्टेंट। ठीक। दूसरा आर्टिकल जो है वो हालांकि इंडिया स्पेसिफिक न्यूज नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। यूके में ना, यूनाइटेड किंगडम में, वहां के एमपी ने क्या किया है, जो असिस्टेड डाइंग बिल वहां आया है,
उसको अप्रूव किया है, ठीक है ना, हाउस ऑफ कॉमन्स ने, ठीक है ना। इसका मतलब होता है कि अगर जैसे ठीक है, जैसे एक कोई बंदा है, मान के चलो एक आदमी है ए, ठीक है ना, और ये काफी टाइम से बीमार है, ठीक है ना, और अब अपने को पता है कि ये ना मतलब ठीक नहीं हो सकता, तो ठीक नहीं हो सकता, और काइंड ऑफ देखो सुसाइड ना एक अलग केस है, ठीक है ना, और यूथेनेशिया एक अलग केस है। तो असिस्टेड सुसाइड जो है ना, काइंड ऑफ अगर आप देखो, तो जैसे मैं आपको ना डिटेल में थोड़ा समझाता हूँ। पहले देखो क्या है कि सपोज इस बंदे के पास दो ऑप्शन है, ठीक है ना। एक तो हमारा जैसे रिलीजियस प्रैक्टिस होता है संथारा वगैरह, ठीक है ना, जैनिज्म में, एक तो वो है, ठीक है ना। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये एक टोटल पॉलिटिकल और जो इशू है वो उसके साथ है, पॉलिटिको जुडिशियल इशू बोलते हैं इसको, ठीक। अब ये यूके में क्या हुआ कि जो वहाँ के एमपी हैं उन्होंने अप्रूव किया है असिस्टेड डाइंग बिल, ठीक है ना, कि मान के चलो वो लोग एक इसने लीगलाइज कर दिया कि जो भी टर्मिनली इल एडल्ट है ना, वो अपनी लाइफ जो है लेजिस्लेशन के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है ना, मतलब एक लाइफ को हम जानबूझ के खत्म कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर दो तरीके हैं, या तो आप सुसाइड में हेल्प करो, तो ये वाली बात नहीं है, ठीक है ना। यूथनेशिया की बात की जाती है, ठीक है ना, सुसाइड वाली बात नहीं है कि आप सुसाइड में हेल्प कर रहे हो, यूथनेशिया की बात की जाती है। और यूथनेशिया भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्टिव यूथनेशिया, दूसरा होता है पैसिव यूथनेशिया। तो एक्टिव यूथनेशिया क्या होता है, जैसे मान के चलो अगर सीधा जैसे अगर कोई बहुत ज्यादा बीमार है तो आपने उसको सीधा ही सीधा जो है ऐसा इंजेक्शन दे दिया, कोई लीथल इंजेक्शन, जिससे वो डायरेक्ट ही मर गया, ठीक है ना। तो या कोई शॉक दे दिया, कुछ भी ऐसे डायरेक्ट ही उसको मार ही दिया। पर पैसिव क्या होता है, सपोज वो किसी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे है, ठीक है ना, उसके ऑक्सीजन मास्क को ही हमने हटा लिया, ठीक है ना। तो अगर ऑक्सीजन मास्क को हटा लिया तो थोड़ी देर बाद वो वैसे मर जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट है उसको हम विड्रॉ कर लेते हैं। तो ये इंडिया के अंदर पैसिव यूथनेशिया को अलाउ किया गया है, ठीक है ना, अभी आर्टिकल 21 के साथ, क्योंकि इंडिया कहता है इंडिया के अंदर राइट टू लाइफ तो है ही है, पर राइट टू लाइफ के साथ राइट टू डाई विद डिग्निटी भी है, कि आप ऐसे तड़प के नहीं मर सकते, आप सम्मान के साथ मरोगे, ठीक है ना। तो कोर्ट ने इस राइट को भी आइडेंटिफाई किया, ठीक है ना, और इंडिया के अंदर पैसिव यूथनेशिया को लीगल बनाया गया। हालांकि इसमें एक मेडिकल बोर्ड है, इसके अपने इश्यूज है, ठीक है ना, मेडिकल बोर्ड से इतना आसान भी नहीं है इंडिया में पैसिव यूथनेशिया को क्लेम करना, ठीक है ना। तो जो यूएस असिस्टेड जो बिल है ना, बेसिकली ये असिस्टेंट डाइंग बिल, इसकी कंडीशन क्या है कि 18 साल या उससे ज्यादा होना चाहिए, मेंटली कॉम्पिटेंट होना चाहिए, इंग्लैंड और वेल्स में रहना चाहिए कम से कम 12 मंथ से, और जो बीमारी है ना टर्मिनल इलनेस होना चाहिए, मतलब 6 महीने के अंदर उसकी जो डेथ है वो हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ, इसमें उन लोगों को कंसिडर नहीं किया जाता जो कि मेंटल, जिनकी मेंटल इलनेस है या किसी तरीके की डिसेबिलिटी है। डन। अब ग्लोबल स्टेटस देखो तो लीगल है यूथनेशिया, ठीक है ना, कहाँ कहाँ, कनाडा में, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, ठीक है ना, कुछ पार्ट ऑस्ट्रेलिया और कुछ स्टेट्स हैं यूएसए के, वो भी अलाउ करते हैं। स्विट्जरलैंड तो फॉरेन नेशनल्स को भी अलाउ करता है, और इसके कारण स्विट्जरलैंड में जो है ना असिस्टेड डाइंग के लिए मेडिक जो है ना हब बन चुका है मेडिकल टूरिज्म का, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, ठीक है ना। अभी एक मीटिंग हुई थी, ठीक है ना, थोड़े दिन पहले, और किस पे, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्टिविटीज हो रही है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, उसके रिगार्डिंग, ठीक है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली, ठीक है ना, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं NOTTO, ठीक है ना, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या है, ये पूरा ना दो लोगों के बीच में है, एक तो वो है जो डोनर है, ठीक है ना, और दूसरा है रिसीवर, ठीक है ना। अब इस डोनर से रिसीवर तक जाने में ये प्रोसेस कितना, ये जो प्रोसेस है ना, इसको हम कितना स्मूथ बना सकते हैं ना, ये उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो एक ना यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, जिसको ये ऑर्गेनाइजेशन जिसकी मैंने बात की NOTTO, इसने ये सीधा सीधा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर के अंडर ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि काम करती है DGHS के अंदर, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो इसने एक रिपोर्ट जो है सामने टेबल किया है, और उसने बहुत सारी कमियां बताई है कि इंडिया के में जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम है उसमें काफी कमियां हैं। तो क्या क्या कमियां हैं, तो देखो, अगर जिसने कोर प्रॉब्लम जो आइडेंटिफाई किया है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं, ठीक है ना। आप अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स का मतलब हो गया अपने पास ना तो इतने ICUs हैं, ना अपने पास लैब्स हैं प्रॉपर, ठीक है ना, ना अपनी उतनी अपने क्या कर रहे हैं, एक्चुअली डिमांड सप्लाई गैप बहुत ज्यादा है। 1 लाख किडनी की ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत है, और 1 लाख किडनी ट्रांसप्लांटेशन की जगह हमारे पास सिर्फ 13,000, नियरली 13,000 ही किडनी ट्रांसप्लांटेशन के जो है अवेलेबिलिटी है। डन। तो ये डिमांड सप्लाई गैप है, इंफ्रास्ट्रक्चर में गैप देखने को मिलता है, हॉस्पिटल्स में भी जो है हमारी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, ना डेडिकेटेड रूम्स है जहां पे हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ठीक है ना। फंडिंग, ये इंडिया में हमेशा ऑलमोस्ट हमेशा इशू देखने को मिलता है, इनएडिक्वेट
फंडिंग शॉर्टेज है फंड की, ठीक है ना। इतना बजट में भी बजटरी एलोकेशन, भले स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, बजटरी एलोकेशन इस ट्रांसप्लांटेशन वाले इशू पे इतना नहीं किया जाता, ठीक है ना। ट्रेन प्रोफेशनल्स नहीं है ना हमारे पास, सर्जन्स, ठीक है ना, या जो डॉक्टर्स हो गए प्रॉपर, ठीक है ना, उतने ट्रेन प्रोफेशनल्स नहीं है जो ट्रांसप्लांटेशन में डील कर सके। और मैं सिर्फ हायर जो डिजिग्नेशन पे जो काम कर रहे हैं मेडिकल फैटर्निटी के लोग, उनकी बात नहीं कर रहा। नर्सेज वगैरह जो है ना, जो अगर आप देखो तो लैब असिस्टेंट हो गया, उन उनमें भी पर्टिकुलरली इस फील्ड से जो ट्रेन प्रोफेशनल्स हैं उनकी शॉर्टेज देखने को मिलती है। दूसरा, आपको ना अप्रूवल लेने में ही बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है ना, आपको इतनी आसानी से अप्रूवल भी नहीं मिलता। तो रेगुलेटरी प्रोसेस में ना काफी ज्यादा बॉटलनेक देखने को मिलते हैं कि एक जगह आके ना कहीं फाइल अटकती अटकती है। तो ये जो है ना कोर प्रॉब्लम जो है इस रिव्यू मीटिंग में आइडेंटिफाई किया गया है, और ये पर्टिकुलरली जो है बात की जा रही है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के हवाले से, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। ठीक, अगला आर्टिकल क्या है? फाइटिंग एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस विद इंसेक्ट बेस्ड लाइफ स्टॉक फीड, ठीक है ना। अब देखो, पहले तो मैं समझाता हूँ थोड़ा सा एएमआर क्या होता है, ठीक है ना। ये ना एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, सपोज किसी को फीवर है, ठीक है ना। पहले मैं, ये एक्चुअली क्या है, ये लाइफ स्टॉक से रिलेटेड है, मैं इन जनरल ह्यूमन टेंडेंसी से समझाता हूँ इसको। अब किसी को फीवर है या कोई भी वायरल डिजीज है या माइक्रोबियल डिजीज, माइक्रोबियल मान के चलो कोई बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है ना। तो डॉक्टर क्या करते हैं, हमें कोई एंटीबायोटिक लिखते हैं, ठीक है ना। अब एंटीबायोटिक लिखते हैं, ठीक है ना, अब एंटीबायोटिक जो लिखते हैं ना, अब ये जो एंटीबायोटिक है इसका एक कोर्स होता है कि सपोज हमें 5 दिन या 3 दिन लेना है। हमने क्या किया, हमने इसको 5 दिन की जगह 2 दिन लिया, और हमें लगा कि हमारा सारा काम सेट हो गया, अपन ठीक हो गए, अब अपन बाकी के जो 2-3 दिन या जो 2 दिन है उसको हम नहीं लेते उन। तो अब क्या होगा, वो जो बैक्टीरिया है ना या वायरस है, जो भी माइक्रोब्स हैं बेसिकली हमारे, ठीक है ना, बॉडी के अंदर, वो क्या होगा, वो उस ड्रग से एक ना रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगा। वो जो ड्रग है अब बाद में अगली बार जब कभी भी होगा तो उससे इफेक्टिव नहीं होगा। तो ये एएमआर ना, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये बहुत बड़ी जो है ना ग्लोबल हेल्थ थ्रेट है। इनफैक्ट डब्ल्यूएचओ ने तो दुनिया के 10 जो ग्लोबल पब्लिक हेल्थ थ्रेट है ना, उसमें इसको कंसिडर किया गया है, ठीक है ना। तो एक तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रेसिस्टेंस है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट्स, ठीक है ना। तो इसके अगर एक बार जो है ना, अगर आपका कहा जाता है कि जब भी आपको डॉक्टर अगर एंटीबायोटिक लिखता है तो आप कोर्स जरूर कंप्लीट करें। अब देखो ध्यान से समझना, ठीक है ना। अब ये क्या हो रहा है कि अब हम, ये ऐसा नहीं है कि लाइफ स्टॉक में नहीं करते थे, जो जानवर है उनको उनको भी हम एंटी माइक्रोबियल जो है जो दवाइयां हैं वो भी देते थे, पर उनमें कहा गया कि आप जो जो जानवरों में जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है ना ये आ चुका है ना, इसको आप ठीक कर सकते हो इंसेक्ट बेस्ड लाइफ स्टॉक फीड से, ठीक है ना। मतलब इंसेक्ट को यूज करके उनके खाने की तरह, सिंपल सिंपल एक लाइन की बात है। अब देखो पहले ना कुछ आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। जो लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री है ना, जानवरों वाली इंडस्ट्री, वो पूरी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कंज्यूमर है एंटीबायोटिक्स का, ठीक है ना। 50% जो ग्लोबल एंटीबायोटिक प्रोडक्शन होता है वो लाइफ स्टॉक फार्मिंग में जानवरों में ही यूज होता है, ठीक है ना। दूसरी बात, अब ऐसा लगेगा कि यार इतने तो जानवर बीमार ही नहीं होते, तो ये बात सही है। डिजीज ट्रीटमेंट के लिए तो हम यूज करते ही करते हैं सिर्फ, लेकिन सिर्फ इसके लिए नहीं यूज करते, हम ग्रोथ प्रमोशन के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ग्रोथ प्रमोशन के लिए भी एंटीबायोटिक्स को जो है यूज किया जाता है, ठीक। अब कहा जा रहा है कि ना ये 2 लाख टन तक चला जाएगा 2030 में, 2013 के लेवल से 53% इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अच्छा, जो लो या फिर लो इन मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, जो गरीब देश हैं, उनके पास जनरली क्या होता है, कोई रेगुलेशन नहीं होती, तो अनरेगुलेटेड एंटीबायोटिक यूज करते हैं, ठीक है ना। और हालांकि कुछ ड्रग्स हैं जो टीसीएन कैटेगरी में आते हैं, जिसको हम टीसीएन बोलते हैं, जैसे क्रोमाफेनिकॉल हो गया, नियोमाइसिन हो गया, ये सारे जो है ना, ये सारे बैंड ड्रग्स हैं, लेकिन ये अभी भी यूज किए जा रहे हैं। तो इससे बहुत सारे डिजीज जो है, सीरियस डिजीज जो है, एनीमिया हो गया, ठीक है ना, अपने किडनी डिजीज, कैंसर, इनके जो है ना होने के चांसेस हमेशा रहते हैं। तो अब क्या किया गया है, अब बोला गया कि अब इंसेक्ट फीड को ना, जो इंसेक्ट है ना बेस्ड लाइफ स्टॉक फीड जो है, उसको दिया जाए, ताकि हम जो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस जो डेवलप हो चुका है उससे डील कर सकें। कौन से, जैसे बैक सोल्जर फ्लाइज हो गया, हाउस फ्लाइज हो गया, ठीक है ना, कंपोस्ट वॉर्म हो गया। अब होता क्या है, इंसेक्ट में ना प्रोटीन होता है, कुछ एसेंशियल फैट्स, फाइबर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वो एंटी एएमआर को आराम से डील कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके फायदे भी हैं, एक तो डाइजेस्टेबल प्रोटीन और फैट्स होता है बहुत हाई क्वालिटी के, जो ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं उस वो कम जो है इमिट करता है, ठीक है ना, कन्वेंशनल लाइफ स्टॉक से, ठीक है ना। इसको कम पानी, वाटर और जो है कहते हैं फीड इनपुट चाहिए। तो ये अभी बेसिकली जो टर्म न्यूज में है ना, वो एक तो एएमआर न्यूज में है, ठीक है ना। एक ये ड्रग्स आपको ध्यान रखना है कि बैन ड्रग्स कौन कौन से हैं। दूसरा, कौन सी स्पीसीज जो है इंसेक्ट की वो हम यूज करेंगे इनके खाने के लिए, ठीक है ना। तो ये 3 चीजें अपने को ध्यान रखनी है। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज है, लेकिन ये भी इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, पर आजकल क्वेश्चंस जो है ग्लोबल अफेयर से भी खूब आ रहे हैं करंट अफेयर्स में। तो एक जीनियस एक्ट है,
इसको पास किया गया है यूएस सीनेट में। ठीक है ना, ये स्टेबल कॉइन को रेगुलेट करने के लिए एक्ट है। ठीक है ना, इसका नाम ही है गाइडिंग एंड एस्टेब्लिशिंग नेशनल इनोवेशन फॉर यूएस स्टेबल कॉइन्स एक्ट, जीनियस। राइट। तो अब इसका, अब देखो सबसे पहली बात ना, ये स्टेबल कॉइन को जो है ना उसके लिए रूल सेट करेगा। क्लियर। अब पहली बात तो ये स्टेबल कॉइन क्या होता है, ठीक है ना, तो एक तरीके की स्टेबल कॉइन क्रिप्टो करेंसी है। अब नाम से पता लग रहा है, देखो क्रिप्टो करेंसी का ना पीछे किसी चीज की बैकिंग नहीं होती, तो बैकिंग नहीं होने के कारण ये हाईली वोलाटाइल होता है। ठीक है ना। ठीक, इसकी में कोई स्टेबिलिटी आपको देखने को नहीं मिलती। पर जो स्टेबल कॉइन्स है ना, इसको किसी न किसी चीज के साथ हम एसोसिएट करेंगे। ठीक है ना। तो कैसे हम एसोसिएट करते हैं, जनरली बैकअप इसका किसी के साथ जो है दूसरे एसेट के साथ इसको हम अटैच करते हैं। ठीक है ना, या एसोसिएट करते हैं। तो चार तरीके के हैं। एक तो फिएट बैक्ड हो गया, जिसमें हम डॉलर के साथ हम जनरली करेंसी को लिंक करेंगे। ठीक है ना, किसको, स्टेबल कॉइन्स को। क्रिप्टो बैक, अगर क्रिप्टो करेंसी के साथ अगर हम इसको लिंक कर रहे हैं तो ठीक है ना, कमोडिटी जैसे कोई गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया, किसी कमोडिटी के साथ हम अगर बैक कर लिंक कर रहे हैं, और एल्गोरिदम यूज करके। ठीक है ना, जिसमें कोई ये कोई फिजिकल एसेट नहीं है। ठीक है ना, स्मार्ट एल्गोरिदम को हम सीधा सीधा इसके साथ एसोसिएट करेंगे। तो एल्गोरिदम जो जिसको अपन बोलते हैं एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन्स। ठीक है ना। तो ये चार कैटेगरी के स्टेबल कॉइन्स जो है वो हमारे पास हैं। तो ये एक तो आपके इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो कौन से चार स्टेबल कॉइन्स हैं, स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं, ये ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, ये चार टाइप्स इसके कौन से हैं। डन। और जी ये कहाँ पे अगर आप देखो तो इसको रेगुलेट करने के लिए किस कंट्री में एक्ट आया, जीनियस एक्ट, तो जीनियस एक्ट इज एसोसिएटेड विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। डन। तो आज के आर्टिकल जो था वो हमने डिस्कस किया, जितने भी चार पांच आर्टिकल्स थे। नेक्स्ट आर्टिकल्स में जो नेक्स्ट न्यूज है उसको हम जल्दी कवर करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।